हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज की वीडियो की हमारी टॉपिक है प्रथम कोटि की गैसीय अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम। ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। इससे हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और आप क्वेश्चन को एग्जाम में सही करके आएँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रथम कोटि के लिए समाकलित दर नियम का निगमन किया था, जहाँ से हमको यह समीकरण प्राप्त हुआ था K बराबर 2.303 बटे टी लॉग R0/R। यदि इस समीकरण का निगमन आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस समीकरण में जो K है वो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, जो T है वो समय है और R0 अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता और R अभिक्रियक की अंतिम सांद्रता, या इसको हम कह सकते हैं अभिक्रियक की T समय बाद की सांद्रता। यदि इस समीकरण को हम लोग किसी प्रथम कोटि की गैसीय अभिक्रिया पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। और वो परिवर्तन क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपने अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता लिख रखी है, इसको आपको हटाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अभिक्रियक का प्रारंभिक दाब, और R के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा अभिक्रियक का अंतिम दाब। क्योंकि आप जानते हैं कि गैसीय अभिक्रिया में सांद्रता को या मात्रा को हम दाब के पद में व्यक्त करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इस समीकरण को दाब के पद में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक सामान्य अभिक्रिया मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक गैसीय अभिक्रिया है जिसमें गैस AB है, जिसके अपघटन से गैस A और गैस B का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे जो G लिखा है ये गैस के लिए लिखा गया है। और हम ये मान लेते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसके साथ ही हम मान लेते हैं कि AB जो अभिक्रियक है इसका जो प्रारंभिक दाब है वो PI है। और आप जान रहे हैं कि प्रारंभिक दाब ये कब हम मान रहे हैं, जब T यानी समय शून्य है और तब तक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। और यदि अभी तक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो A और B की मात्रा शून्य होगी, और A की मात्रा यदि शून्य होगी तो A का दाब भी शून्य होगा और B का भी दाब शून्य होगा। हम मान लेते हैं कि T समय बाद अभिक्रिया होती है और इससे क्या होता है कि PI की जो अभिक्रियक का जो दाब था PI, इसमें कुछ कमी आती है और ये हो जाता है PA। और इसके साथ ही A और B की कुछ मात्राएं बन जाती हैं जिसकी वजह से इनके दाब उत्पन्न होते हैं, और इसका दाब A का दाब X होता है और B का दाब हम मान लेते हैं ये भी X है। अब आप जानते हैं कि यदि गैस की मात्रा ज़्यादा होगी तो गैस का दाब भी ज़्यादा होगा, गैस की मात्रा ही कम होगी तो दाब भी कम होगा। तो आप जानते हैं अभिक्रिया जब हो रही है तो AB की मात्रा यानी सांद्रता में कमी आ रही है, तो प्रारंभिक दाब तो PI था और सांद्रता में कमी आने के बाद दाब में भी कमी आई है और इसका दाब PA हो गया है। यदि हम इस अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे 1 मोल यदि AB खर्च होगा तो 1 मोल A बनेगा और साथ साथ 1 मोल B भी बनेगा। अब यदि इसका दाब X है तो इसको हम मान लेते हैं कि A की मात्रा X है और B की भी मात्रा X है। यदि इन दोनों की मात्राएं X बनी हैं तो जाहिर सी बात है AB में कमी कितना आया होगा, तो AB में X की कमी हुई होगी। तो यदि हम PA को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं PA बराबर PI माइनस X, क्योंकि PI जो था वो प्रारंभिक दाब था, इसमें जब X दाब की कमी हुई है तभी इसका दाब X हो पाया है और इसका भी दाब X हो पाया है। इस एजम्पशन को आपको ध्यान रखना है, इसका हम लोग आगे इस वीडियो में यूज करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों को पता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर नियम। अब इस समीकरण में ये जो समीकरण है दर नियम का, इस समीकरण में हम लोग R0 को हटाएंगे और R को हटाएंगे। कब हटाएंगे, जब हम गैसीय अभिक्रिया की बात करेंगे तो हम सांद्रता को हटाकर वहाँ पर दाब रखेंगे। तो हमारा समीकरण हो जाएगा K बराबर 2.303 बटे टी लॉग, ये सब तो पहले से समीकरण में था तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमको चेंज क्या करना है, बस सांद्रता वाले पदों को। तो सांद्रता जो R0 ये प्रारंभिक सांद्रता था, इसकी जगह पे हमने अभिक्रियक का प्रारंभिक दाब लिखा है और हमने माना है कि अभिक्रियक का प्रारंभिक दाब PI था, और हमने ये भी माना है कि अभिक्रियक का अंतिम दाब जो था वो PA था। तो R को हटाकर यहाँ पे PA लिख दिया है। इस तरह हमको ये समीकरण प्राप्त हुआ है।
अब आप कहेंगे कि सर ये समीकरण जो सांद्रता के पद में था इसको हमने दाब के पद में बदल दिया, अब हमारा काम हो गया, हम इसको न्यूमेरिकल में यूज कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी इस समीकरण का उपयोग करना कठिन है। अब क्वेश्चन ये है, इस समीकरण का उपयोग करना कठिन क्यों है? तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये हमारे एजम्पशन थे और इस एजम्पशन के आधार पर जब हम लोगों ने समीकरण लिखा तो हमको ये समीकरण प्राप्त हुआ था। हमने कहा कि इस समीकरण का यूज करना कठिन है और मैं अभी समझाने वाला हूँ क्यों कठिन है। इसके लिए समझने के लिए हम एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में हम कल्पना, अभी हम लोग बात करेंगे t बराबर 0 यानी कि प्रारंभिक समय पर। तो आप जानते हैं प्रारंभ में बस इसमें ए बी होगा। तो यहाँ पे हमने देखिए ए बी के मॉलिक्यूल्स को बनाया है इस रेड स्टार से। तो ये जो लाल रंग के स्टार दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ए बी के अणु हैं और इस समय इस पात्र पे जो भी दाब लगेगा वो दाब है पी आई, और ये पी आई क्या है? ए बी का प्रारंभिक दाब है। आप आसानी से इस पात्र के दाब का मान ज्ञात कर सकते हैं या आप इसको माप सकते हैं। इस पात्र पर लगने वाले दाब को आसानी से आप माप सकते हैं, यानी कि पी आई के मान को आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग बात करें पी ए की, तो पी ए कब आएगा? टी समय बाद। और टी समय बाद क्या होगा? तो इस पात्र में दो और भी चीज़ें आ जाएंगी, गैस ए भी बन चुका है और गैस बी भी बन चुका है। तो देखिए यहाँ पे जो ये रेड स्टार है वो लिखा गया है ए बी के लिए। देखिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, तो ये रेड स्टार लिखा गया है ए बी के लिए, जो ग्रीन स्टार है वो बनाया गया है ए के लिए और ये ब्लू स्टार बनाया गया है बी के लिए। अब यदि इस पात्र में हम दाब की गणना करेंगे, अब गणना क्या करेंगे? दाब का मापन करेंगे। तो दाब के मापन से हमको पीए का मान नहीं मिलेगा, क्योंकि पीए है क्या? पीए तो बस ए बी का दाब है। और इस पात्र के यदि दाब का मापन हम करेंगे तो मिलेगा हमको इस गैसीय मिश्रण का दाब, जिसमें तीनों का दाब होगा, ए बी का भी होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा। यानी कि पीए का मान प्राप्त करना थोड़ा कठिन है और इसीलिए इस समीकरण का यूज करना भी कठिन है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इस गैसीय मिश्रण का दाब तो ज्ञात करना बहुत आसान है। फिर से इस कंटेनर का दाब ज्ञात कर लेंगे, टी समय बाद जब दाब ज्ञात करेंगे तो वो पीटी हो जाएगा, यानी गैसीय मिश्रण का कुल दाब हो जाएगा। तो हमको करना क्या पड़ेगा कि इस समीकरण में जो दाब है उस दाब को हम पी आई और पीटी के पद में लिखेंगे, क्योंकि पी आई का भी मेजरमेंट आसान है और पीटी को भी ज्ञात करना आसान है, उसका मापन हम आसानी से कर सकते हैं कंटेनर पे। तो इसलिए हम इस समीकरण को कह रहे थे कि इसका उपयोग करना भी कठिन है। और अब हम इस समीकरण को आगे ले चलेंगे और इसको पी आई और पीटी के पदों में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आप लास्ट तक। फिलहाल हम चाहें तो इस पी ए को हटाकर यहाँ पे लिख सकते हैं पी आई माइनस एक्स। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं के बराबर 2.303 बटे टी लॉग पी आई अपान पी आई माइनस एक्स। अब फिर आप कहेंगे अब यूज कर सकते हैं, तो अभी भी नहीं यूज कर सकते हैं भाई। देखिए यहाँ पे x लिखा गया है, x क्या है? ए का दाब या बी का दाब। और इस एक अकेले गैस का दाब, जैसे मान लीजिए इस ग्रीन डॉट्स का आप दाब निकालेंगे तो ये तो काफ़ी कठिन है ना। आप इस गैसीय मिश्रण का दाब आसानी से नाप सकते हैं, इसको माप सकते हैं आप इसमें, लेकिन किसी एक गैस का दाब मापना थोड़ा कठिन है। तो अभी भी हम इसको और भी थोड़ा सा सरल करने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये कंडीशन थी हमारे पास। अब इस कंडीशन पे हम क्या कर रहे हैं? डाल्टन का नियम लगा रहे हैं। डाल्टन का नियम आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी गैसीय मिश्रण का जो दाब होता है या गैसीय मिश्रण का कुल दाब होता है, उस गैसीय मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के दाबों, आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो इस आधार पर हम डाल्टन के नियम से लिख सकते हैं पीटी यानी कि गैसीय मिश्रण का कुल दाब बराबर हो जाएगा पीए यानी कि ए बी का दाब, एक्स यानी ए का दाब और दूसरा एक्स लिखा गया बी के दाब के लिए। और आप जानते हैं इसमें 3 गैसें हैं। अब यदि यहाँ पर हम पी ए को लिखें पी आई माइनस एक्स, क्योंकि आप जानते हैं पी ए की जगह पर हम पी आई माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो ये समीकरण इस रूप में हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर एक एक्स माइनस है, एक एक्स प्लस भी है, तो माइनस और प्लस वाला एक्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और तब हमको मिलेगा पी टी बराबर पी आई प्लस एक्स, एक एक्स बच जाएगा। अब इस समीकरण में हम लोग पी आई का पक्षांतर करके एक्स का मान निकाल सकते हैं, तो एक्स बराबर हो जाएगा पी टी माइनस पी आई। आप जानते हैं कि जब पी आई को हम इधर से इधर ले जाएंगे तो इधर ये प्लस में था, इधर आने के बाद माइनस हो गया, इसलिए मैंने लिख दिया है पी टी माइनस पी आई। पी टी तो प्लस में ही रह जाएगा, पी आई माइनस हो जाएगा। अभी हम लोगों ने ये समीकरण प्राप्त किया था। अब हम x के मान को इस समीकरण में रख देंगे। जब x के मान को इस समीकरण में रखेंगे तो हमको समीकरण ये प्राप्त होगा,
आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। और जब इसका गुणा करेंगे तो आप यहाँ पे पीटी जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और माइनस की गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये पी आई जो होगा वो प्लस में आ जाएगा। अब इस समीकरण में आप देखिए तो ये पी आई भी पॉजिटिव है और ये पी आई भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं और आप लिख सकते हैं k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई बटे 2 PI माइनस पी टी। अब इस समीकरण पे आप विचार करिए तो पी आई का मेजरमेंट भी आसान था और पी टी का मेजरमेंट भी आसान था, यानी कि यह समीकरण अब बेहतर हो चुका है, इसका हम लोग आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इस समीकरण में जो k है वो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, t जो है वो समय है और pi जो है वो अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता है और pt जो है t समय बाद गैसीय मिश्रण के कुल दाब है। सॉरी, मैंने सांद्रता कह दिया, तो यहाँ पे pi जो है वो अभिक्रियक का प्रारंभिक दाब है और pt जो है गैसीय मिश्रण का कुल दाब है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो से आपको लाभ होता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर ऐसी वीडियो मिलती रहें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। यदि आपको वीडियो से संबंधित कोई सजेशन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि कोई आपके क्वेश्चन है या कुछ बात नहीं समझ में आई है तो भी उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए एनर्जी